नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजार मिड वीक में बिकवाली के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यूज ठीक ठाक थे, लेकिन शुरुआत फ्लैट, उसके बाद बिकवाली हायर लेवल से देखने को मिली। एक वोलेटाइल सेशन कह सकते हैं आप, देखने को मिला। निफ्टी ने अभी कुछ देर पहले 17,250 के आसपास के जोन्स टेस्ट किए और वापस 17,263 के जोन्स पर भी निफ्टी कामकाज कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट डे लो के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्सेस में आज प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक करीब आधा % नीचे है, तो आज भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में, जहां पे फ्रंट लाइन इंडेक्स करीब आधा % नीचे वो भी कामकाज कर रहा है। एडवांस क्लाइंट के लिहाज से 800 अंकों के 800 शेयर जो है वो तेजी में है और रफली 1900 शेयरों में बिकवाली है। ये गैप थोड़ा और बड़ा है, इसमें डिक्लाइन ज़्यादा बढ़े हैं, बेसिकली एडवांस नहीं बढ़े लेकिन डिक्लाइन ज़्यादा बढ़े हैं। जो शुरुआती कारोबार में करीब 1100 के आसपास के एडवांसेस थे वो अब स्लिप होकर 800 के आसपास आ गए हैं और डिक्लाइन जो कि 1500-1600 थे वो बढ़ के 1900 की रेंज में पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप में इसलिए बड़ी है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। विभोर वार्ष्णेय हैं, समीत चौहान है और आशीष कयाल है, जिनसे इस पूरे हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय रणनीति समझ रहे हैं, मार्केट्स को लेके और उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत कर रहे हैं। रिटर्न आपके सामने है। विभोर लीड कर रहे हैं 12% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, शानदार रिटर्न विभोर का। समीत करीब 5% का रिटर्न और आशीष कयाल का भी करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न हम देख रहे हैं। तीनों की जो टॉप कॉल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगी। विभोर ने जेके पेपर दिया था नंबर्स के बाद, 4.5% का जोरदार उछाल वहां से उनको दिखा, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। समित कार्बन ब्लैक स्पेस पे नजर रखे हुए थे, तो उन्होंने ग्रेफाइट इंडिया को चुना था 475 रुपए के टारगेट्स के लिए और यहां से भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उनके पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और तीनों ही खिलाड़ियों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले विभोर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स पे रुख रवैया क्या कोई फेरबदल, क्योंकि आज हम ऑलमोस्ट सपोर्ट पे खड़े हैं 17,250 के आसपास, यही मेजर जो पुट राइटिंग जोन भी है, तो क्या करें बाजार में अभी? नमस्कार सुमित, जैसा कि हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि उस टाइम पे मार्केट एक इनसाइड बार बना रहा था। इवन कल भी क्या हुआ, 17,356 का जो परसों का हाई था उसके ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, और आज का भी हाई देखेंगे तो वही बैक टू बैक 3 दिन से एक ही रेंज में जा रहा है। तो यहाँ पर आई एक्सपेक्ट कि जब तक कल आरबीआई की मीटिंग नहीं होगी तब तक ये मार्केट थोड़ा साइडवेज टू डाउनसाइड रह सकता है। और वो डाउनसाइड मैंने इसलिए ऐड करा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रन अप ले चुका है, तो प्रोबेबली यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं एक बार समथिंग अराउंड 17,200 17,180 के लेवल्स भी हो सकता है टेस्ट कर पाए। ओके, तो 17,100 तक के जोन्स भी शायद आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक चीज क्रूशियल है कि वो आरबीआई का जो बड़ा इवेंट है वो अवेटेड है, जो एमपीसी का मीटिंग शुरू हो गया है, और दूसरा जो इंटरनेशनल क्यूज है वहां से भी कुछ टर्मोइल्स अगर आते हैं तो वो शायद मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सो फार करीब 250 अंक नीचे निफ्टी बैंक है और 90 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है 17,250 के आसपास। समित, आपकी रीडिंग्स क्या कहती है? 17,250 या कितना क्रूशियल जोन? क्या 17,180 के आसपास या 17,150 के आसपास के लेवल्स हम दोबारा देखेंगे? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, जैसे कल भी बात हो रही थी, यहाँ से मार्केट में आपको थोड़ा टाइम करेक्शन दिख सकता है और वही हम दिख रहे हैं। और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो ऑब्वियस है, एक लाजमी है, काफी एक स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद। आज इंपॉर्टेंटली अगर मिड कैप इंडेक्स देखे तो मिड कैप इंडेक्स में हम ज्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं, उसी के चलते आप स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हावी हो रही है मार्केट में। ऐसे कुछ बड़े अभी फिलहाल ट्रेंड रिवर्सल के तो साइन नहीं है। 17,000 17,100 का एक सैंक्रोसैंक्ट सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर मार्केट में 1-2 दिनों में कोई भी रीजन से करेक्शन भी आता है तो वहां पे आपको एक वापस बाइंग आते हुए दिख सकती है। ऊपर की तरफ इमीडिएटली एक कोई अगर रेजिस्टेंस देखने हैं तो 17,350 17,450 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें लगता है कि ये 350-400 पॉइंट की एक इमीडिएट रेंज है आपको। और अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक हमारी रणनीति जो रहेगी वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगी और उसी पे हम फोकस रखेंगे। इनफैक्ट मार्केट थोड़ा सा खराब हो रहा है, समित का गला बेटर हो रहा है। समित, पहले से सिचुएशन सही लग रही है आपके गले की कुछ? जी हाँ, थोड़ी बेटर है। चलिए, बढ़िया, ध्यान रखिए। अच्छा, अब आशीष से बातचीत करते हैं। आशीष, आपका व्यू निफ्टी बैंक को लेकर क्या करना चाहिए अभी? देखिए, निफ्टी पे कल जो लास्ट के 15 मिनट में सेलिंग आई थी, काफी बड़ी सेलिंग थी। 100 पॉइंट की गिरावट देखी गई जस्ट 15 मिनट के कैंडल में। तो ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का रुझान लग रहा है कि हो सकता है 17,390 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊपर में, या नीचे में 17,180 का लेवल ब्रेक करना चाहिए। ये 2 लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे निफ्टी सीमित दायरे में रह सकता है। लेकिन ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन आज चैलेंजिंग होगा, इतना इजी नहीं होगा।
क्योंकि रनअप मार्केट में हो चुका है, ओवर हीटेड है, डेफिनेटली सबको पता ही है, और ओवर बॉट भी है। तो यहाँ से 17,180 अगर ब्रेक होगा तो नीचे का 17,000 का लेवल देखा जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज रहेंगी, लेकिन ये बात सही है कि स्टॉक्स का चुनाव काफी मुश्किल है। जो स्टॉक्स तेजी में थे कल, उनमें आज वापस प्रॉफिट टेकिंग है। जो यहाँ पर बिकवाली थी, वहां पर न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है। मिसाल तौर पर स्पाइस जेट 13% ऊपर कामकाज कर रहा है, जोमैटो आज 3% नीचे कामकाज कर रहा है। तो अलग अलग स्टॉक्स यहाँ पर स्टोरीज प्ले आउट हो रही हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इंडिविजुअल कॉल्स की। पहले पोर्टफोलियो लेकर आइए विनिंग, यानी कि विभोर का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। 12-12.5% का रिटर्न वो ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं अपने इस पोर्टफोलियो में। उनकी तरफ से टॉप कॉल्स थी, उसमें से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और जेके पेपर। उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में, और जेके पेपर में टारगेट हिट हो चुका है। तो दोनों कॉल्स खत्म, तो इसका मतलब उनके पास 2 कॉल का स्कोप अब बचता है। विभोर, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अभी ट्रेड कर रहा है 258 के आसपास, और बेस्ट पार्ट ये कि अपने सपोर्ट जोन पे है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक रिवर्सल साइन देखने को प्रॉपरली हम लोगों को मिल सकता है। जो लेवल्स मैं यहाँ रखूंगा वो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस 251 का, और जो मेरा टारगेट रहेगा वो स्ट्रेट अवे 290 का रहेगा। तो सपोर्ट पे है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मॉर्निंग में आज ओपन लो मेंटेन कर रहा है। ये फेवरेबल फैक्टर्स मैं आज ओरिएंट इलेक्ट्रिक के लिए रखूंगा। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक पहला नाम, 290 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे दांव लगा सकते हैं। 251 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करके चलने की राय विभोर दे रहे हैं। विभोर, कोई खास वजह? आप सिर्फ कैश के स्टॉक चुनते हैं और आपने कभी आज तक सेल कॉल भी नहीं दी पिछले 2 हफ्ते में, ऐसा क्यों? उसके 2 रीजन है प्रोबेबली, क्योंकि जैसा कि अभी आपने ही खुद बोला और इवन आशीष सर ने भी बोला कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जैसे हम लोग परसों रात को देख रहे हैं कि चाइना ताइवान का ड्रामा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर किसी और के घर में झगड़ा हो रहा है और यहाँ पर आग लगे, तो बेटर है कि थोड़ा कैश स्टॉक्स में ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो, जो प्रॉफिट मिले उसको बुक करो और मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते चलिए, ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते चलिए, क्लोज स्टॉप लॉसेस को रखिए और क्लोज टारगेट्स के साथ आप कामकाज करिए। 251 का स्टॉप लॉस, 290 रुपए का टारगेट। ओरिएंट इलेक्ट्रिक पहली कॉल रहेगी। अच्छा, समित के पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालते हैं, किस तरह का उनका पोर्टफोलियो फिलहाल सिचुएशन दिखा रहा है। समित के पास जो कॉल्स थी उसमें उन्होंने ग्रेफाइट इंडिया एक कॉल थी, और दूसरा मास्टेक जो थोड़ी देर पहले उन्होंने जिसमें से एग्जिट कर गया। तो अभी दिलीप बिल्डकॉन और ग्रेफाइट इंडिया 2 पोजीशन है जो वो होल्ड कर रहे हैं। तो समित, आपके पास 1 कॉल का स्कोप है, कौन सी कॉल? देखिए, इनफैक्ट जो तीनों कॉल्स है वो हमें लगता है कि अभी भी इनमें मूव आने की पॉसिबिलिटी है, तो क्योंकि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है, इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक सॉफ्टनेस दिखा है, बट ट्रेंड अभी भी अच्छा है, पैटर्न्स उनके अच्छे हैं, तो यहाँ से मूव आने की पॉसिबिलिटी है। जो हमने एग्जिट किया उसके चलते रिप्लेसमेंट हम देना चाहेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड हमें काफी अच्छा फेवरेबल दिख रहा है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये स्टॉक ने काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है। रिसेंटली एक अच्छा खासा एक बेस बिल्डिंग हम जैसे बोल सकते हैं, स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में था, और आज उसमें एक अच्छा अपटिक दिया है, और अपटिक वॉल्यूम के साथ दिया हुआ है। तो इसलिए न्यू इंडिया एश्योरेंस जो अभी लगभग 86, 80, 87 पे ट्रेड हो रहा है, वो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 83, 80 का स्टॉप लॉस होगा, और उसका जो इमीडिएट टारगेट है, जो पोजिशनल टारगेट है, ये लगभग 97 का होगा। 97 रुपए के टारगेट्स के लिए आप न्यू इंडिया एश्योरेंस पे दांव लगा सकते हैं। करीब 83-80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 87-45, 87-50 के आसपास के इसके मौजूदा स्तर हैं। तो 97 रुपए ने 10 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड न्यू इंडिया एश्योरेंस में आप देख सकते हैं। 83-80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से उनके पोर्टफोलियो की सोफार सिचुएशन है। आशीष ने सीडीएसएल, निपॉन लाइफ और हाइकल 3 नाम चुने थे, जिसमें से वो दोनों से एग्जिट कर चुके हैं, निपॉन लाइफ से भी और हाइकल से भी, जहां पर पोजीशंस को एग्जिट किया है। तो आशीष के पास भी 2 कॉल्स का स्कोप बचता है। तो आशीष, पहली कॉल आपकी तरफ से। देखिए, पहली कॉल जो होगी वो है BASF इंडिया। यहाँ पर काफी अच्छा पैटर्न देखा गया है, एक कंसोलिडेशन हुआ, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ आज के दिन में नजर आ रहा है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर BASF इंडिया में गुंजाइश है कि ऊपर का जो टारगेट आता है ट्रायंगल का, वो है 3155, वहां तक जाने की गुंजाइश है स्टॉक में। नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 2780 का। 2780 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप BASF में लॉन्ग जा सकते हैं। 2880 के स्तरों पर फिलहाल ये कामकाज कर रहा है। 3155 रुपए का आपके लिए एक टारगेट रहेगा। जर्मन जाइंट, और आप उस लिहाज से भी फर्टिलाइजर्स एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी BASF में नजर रखें। 3155 का टारगेट, 2780 का एक स्टॉप लॉस। विभोर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल।
हाँ सुमित, मैं दूसरी कॉल के लिए वेट करूंगा क्योंकि हमारे बात करते करते ही मार्केट वापस से धीरे धीरे डेज लो की तरफ जा रहा है और प्रोबेबली धीरे धीरे और स्लाइड करता हुआ जा रहा है। सो प्रोबेबली जैसे कि एक रिवर्सल साइन या जिन जिन के स्टॉक्स के आज रिजल्ट है उन पे प्रोबेबली ज्यादा नजर रहेगी, क्योंकि कोई भी सेक्टर आज प्रोबेबली ऐसा नहीं लग रहा, मेटल हो कार्बन हो, कि जहां पे परफॉर्म आउट परफॉर्म कर रहा हो। तो प्रोबेबली जो रिजल्ट सेक्टर है जैसे कि आज देवयानी का रिजल्ट है उन पे थोड़ा खास नजर रहेगी मेरी। तो दो निफ्टी 17,249 ये अभी अभी एक लो हिट किया है, यानी कि दिन के निचले स्तरों पर अब एग्जैक्ट मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप भी डे लो की तरफ ही जा रहा है। 9322 के आसपास का स्मॉल कैप का लेवल है, 9318 का लो है, 29,884 ये निफ्टी मिड कैप का मौजूदा स्तर है और 29,871 ये मिड कैप इंडेक्स का आज का लो है। तो ऑलमोस्ट डे लो पर तीनों इंडेक्सेस फिलहाल कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डे लो पर अब मार्केट सब पहुंच चुका है। 17,250 के जोन्स को तोड़ दिया, 17,245 244 का मौजूदा स्तर निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आशीष, क्या आप अभी कॉल ऐड करना चाहेंगे? अगर करेंगे तो कौन सी होगी? नहीं, फिलहाल तो वेट करेंगे क्योंकि बाजार में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, दबाव है, तो ऐसे में बाय स्टॉक पे आज के दिन मिलना थोड़ा मुश्किल है। और तो वेट करके देखेंगे, अगर ये संभलता है और यहाँ से वापस से 17,280 का आंकड़ा ऊपर निकालता है तभी बाय की एक कॉल ऐड करेंगे। तो फिलहाल आप नई खरीदारी के लिए अभी अवॉइड कर रहे हैं। दोनों ही जानकार, आशीष भी और विभोर भी, उनको लगता है कि मार्केट्स में सेकंड हाफ के अंदर कॉल लेना ज्यादा बेटर होगा, लेकिन अभी के लेटेस्ट कॉल नहीं ली जाएगी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे एक और खास मेहमान से। हमारे साथ गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम किशन दास गुप्ता सर मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में बिकवाली थोड़ी और बढ़ी, 17,240 43। इनफैक्ट बातचीत में ब्रेक के दौरान 17,235 के आसपास के जोन्स निफ्टी ने टच किए। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस अब 1.25% नीचे है और निफ्टी बैंक में करीब 3/4% नीचे अब कामकाज कर रहा है। एक अहम खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज कैबिनेट की एक बैठक होने जा रही है। इसमें गन्ने का FRP बढ़ाने के ऊपर कुछ फैसला हो सकता है। दोपहर में कैबिनेट और CCEA की बैठक है। पूरी डिटेल ले लेते हैं पहले लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, 15 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का FRP बढ़ाने के ऊपर कुछ प्रस्ताव रखा गया है, क्या है पूरी डिटेल? देखिए, दरअसल खबर यह है कि इस गन्ने की FRP बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। ये जो गन्ने की FRP होती है, गन्ना जिस कीमत पर बेचते हैं किसान गन्ना मिलों के पास, वो कीमत सरकार तय करती है। वो कीमत जो है इस बार सरकार 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गन्ना मिलों का भी हितों का ख्याल रखा गया है और ये 15 रुपए प्रति क्विंटल जो बढ़ा रही है सरकार FRP, उसकी रिकवरी भी बढ़ा दी है। अब रिकवरी पहले 10% पे होता था, यानी 1 क्विंटल गन्ना से 10% अगर चीनी निकलती है तब वो FRP होता था, लेकिन अब 10% की बजाय 10.25% रिकवरी पर FRP तय होगी। यानी जिस गन्ने से ज्यादा चीनी निकलेगी उसको ही 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव है। अगर 10.25% से कम FRP होती है तो फिर उसमें FRP पैसा आपको कम दिया जाएगा। तो इस प्रस्ताव के साथ ये आज कैबिनेट में रखा गया है और 1 बजे कैबिनेट की बैठक है। बहुत हद तक है कि इसको मंजूरी मिल जाए और ये 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के शुगर सीजन के लिए लागू होगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पे FRPs के अंदर बदलाव हो सकते हैं। कंडीशनल है क्योंकि 10.25% की अगर रिकवरी होती है तो 15 रुपए जो एडिशनल है, यानी 290 से बढ़ा के 305 करने की जो प्रस्ताव है FRP का, उसको कैबिनेट आज मंजूरी दे सकता है। 1 बजे के आसपास की ये बैठक है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आगे भी इस पे हम आपसे बातचीत करते रहेंगे जैसे इस पे फर्दर अपडेट आता है तो। अच्छा, अब बातचीत करते हैं कुछ मैनेजमेंट से भी। हमारे साथ गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स के CMD प्रेम किशन दास गुप्ता सर मौजूद हैं। गुप्ता सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कंपनी के नंबर्स में देख रहा था, YOY बेसिस पर स्लगिश काइंड ऑफ नंबर्स आपको प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे दिखाई पड़े हैं और Q-on-Q बेसिस पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट इस क्वार्टर के नंबर्स में इनपुट कॉस्ट का देखने को मिला है। सर, की हाईलाइट क्या रहे इस क्वार्टर में? नमस्कार, अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ऐसा है कि इस साल तीनों कंपनी जो मर्ज हो गई थी पिछले साल, तो ये तीनों कंपनी का मर्ज रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई गई है। इस क्वार्टर के दौरान क्या हुआ है कि रेलवे ने डिस्काउंट कम कर दिया था फ्रॉम 1 मई,
तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर्स पे आने का, देयर इज लीड पीरियड कि भाई उनको 30 दिन का 45 दिन का नोटिस दिया जाता है दाम बढ़ाने के लिए। तो वो इस क्वार्टर में 1 महीना 1.5 महीना आपको लगा अपना टैरिफ बढ़ाने में। इसी तरह से मार्च के एंड में जो फ्यूल प्राइस बढ़नी शुरू हो गई थी, वो मई के लास्ट वीक में गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज कम करी, तो उसकी वजह से फ्यूल प्राइस एडजस्ट हो गए। तो वो बढ़ोतरी हम जो सोच रहे थे वो उस पीरियड में वो नहीं मिली, और उस पर्टिकुलर 2 महीने में हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस काफी हाई रहे। तीसरी चीज ये है कि चाइना में कोविड सिचुएशन से बहुत सारे पोर्ट्स बंद हो गए थे, और वो जो अराइवल्स उन पोर्ट से इंडिया के लिए था, हमारे सीएफएस में या आईसीडी में जो आना था, वो लगभग रुक ही गए, और अब वो आने शुरू हुए हैं जुलाई के महीने में। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पहले क्वार्टर में रेवेन्यू कम रहा, उसी के हिसाब से EBITDA भी थोड़ा, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन 4 से 5% बढ़ा है, और इसी तरह EBITDA भी बढ़ा है, या EBITDA बराबर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ खर्चे, मर्जर रिलेटेड खर्चे जो होते हैं वो Q1 में हमने पे करे। अच्छा सर, जो रेलवे लिंक्ड इनलैंड कंटेनर डिपो बिजनेस यानी आईसीडी बिजनेस जो है वो बेसिकली एक अच्छा क्रूशल रिवाइवल दिखा रहा है, एक अच्छा मूव वहां पर आ भी रहा है। सो एज वी स्पीक, यानी कि Q1 के नंबर्स के बाद जो Q2 की अभी सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिचुएशन है, वहां पर कैसे नंबर वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आईसीडी बिजनेस के, और क्या ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पे रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? देखिए Q1 में भी, क्योंकि अब हमारे मर्ज्ड फाइनेंशियल्स हैं, तो उसमें रेलवे का और सीएफएस का हम बाइफर्केशन नहीं कर रहे, जो पहले अलग अलग कंपनी में देते थे। पर आपके दर्शकों को ये बता दूं कि रेल में पहले क्वार्टर में 13% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सीएफएस बिजनेस में 12% की घटत हुई है। तो रेल का बिजनेस आगे आने वाले टाइम में भी, अभी जैसे जुलाई में मैंने कहा कि अराइवल्स आने शुरू हो गए हैं, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये क्वार्टर Q2 और आगे आने वाला भी क्वार्टर अच्छा जाएगा, क्योंकि डीएफसी लगातार नए सेक्शंस प्रोवाइड कर रही है। हर हर 3 महीने में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के सेक्शन रेडी हो जाते हैं। तो मुंद्रा और पिपावा के लिए जो एनसीआर से जो रूट्स हैं, जहां पर भी डबल स्टैक, जैसे हम हमारा आईसीडी गढ़ी हरसरूट हब एंड स्पोक मॉडल में ऑलरेडी डबल स्टैक कर रहा है। तो ये जैसे ही पूरा तैयार हो जाता है, स्पीड बढ़ेगी, उससे मतलब टर्न अराउंड टाइम बढ़ेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये आगे आगे आने वाले में टाइम में रेल बिजनेस की बढ़ोतरी काफी रहेगी, और सीएफएस बिजनेस स्टेबल रहेगा। गुप्ता सर, 2 नए सैटेलाइट टर्मिनल्स की बातचीत है नॉर्दर्न रीजन में, जो कि केपेक्स के तहत आता है। 250 करोड़ रुपए के आसपास का जो केपेक्स है आपने ईयर मार्क कर रखा है। साथ साथ आपने एक बढ़िया रिवाइवल प्लान या एक बढ़िया डेट रीपेमेंट प्लान जो है वो भी कंपनी के नंबर्स के साथ रिफ्लेक्ट किया है। सो इन दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ूं तो केपेक्स कैसे आप करेंगे, इंटरनल अक्रूवल्स उसमें यूज करेंगे, और दूसरा अगर कोई नई डेट रेज हो रही है तो उसका ईज आउट प्रोसेस कैसा रहेगा? देखिए, जो 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है वो अगले 12 महीने में जैसे होने वाली है, तो उसमें 50% तो हम अपने कैश फ्लो से करेंगे, और 50% नया टर्म लोन लेंगे। जो हमारी इस साल की कमिटमेंट्स हैं या अगले साल की जो लॉन्ग टर्म लोन जो है, उनकी रीपेमेंट शेड्यूल हमारे पास है। तो डेट घटता जाएगा, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स के लिए हम नया प्रोजेक्ट लोन लेते रहेंगे, क्योंकि सारा कैश फ्लो अगर हम कैपेक्स में ही डाल देंगे, तो हमारे को और किसी एक्टिविटी के लिए, डिविडेंड पे करने के लिए या और भी कोई मतलब खर्चे आते हैं, तो वो उसके लिए हमारे पास कैश रिजर्व नहीं रहेंगे, जो कि हम अपने पास रखना चाहते हैं। ओके। और डेट जो है वो EBITDA से लेस देन 1 ही रहेगा। अच्छा, गुप्ता सर, एक लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि ये लास्ट क्वार्टर में हमने फ्यूल कॉस्ट या बाकी इनपुट कॉस्ट का एक बड़ा हायर साइड पे इम्पैक्ट देखा है इनपुट कॉस्ट का बेसिकली। तो यहां से अब अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है? क्या उतनी ही हायर साइड पे इनपुट कॉस्ट है, या एटलीस्ट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हम उसे थोड़ा ईज आउट होते हुए देखेंगे? नहीं, देखिए, रेलवे का तो जो इनलैंड हॉलेज चार्ज था वो 5% डिस्काउंट रेलवे ने विड्रॉ कर लिया था 1 मई 2022 से, तो वो उसका इम्पैक्ट हमने आगे पास ऑन कर दिया है कस्टमर्स को। और जो फ्यूल का भी जो एक बार दाम बढ़ा था और फिर घटा, तो जो भी उसका नेट इफेक्ट रहा है वो भी हमने कस्टमर को पास ऑन कर दिया है। तो हमारी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी Q1 में,
वो Q2 में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, विस्तार पे नंबर्स पे बातचीत करने के लिए और अपना समय में देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लौटते हैं मार्केट्स के ऊपर। करीब करीब 17,229 यानी डे लोस के आसपास अभी भी मार्केट कामकाज कर रहा है। 118 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। एक भाई तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुरुआत करेंगे विभोर के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पे उन्होंने आज ही एक स्टॉक ऐड किया है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। 290 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। 258 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 258 रुपए के आसपास मौजूदा स्तर है। 251 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ओरिएंट की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, करीब करीब फ्लैट बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर रहा है। 258 के जोन्स में अभी कामकाज कर रहा है। समित के पोर्टफोलियो में ग्रेफाइट इंडिया ऑलरेडी उनकी पोजीशन है, दिलीप बिल्डकॉन पोजीशन है, और नया जो एडिशन है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, करीब 97 रुपए के टारगेट्स के लिए 83-80 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब करीब 2.5% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल ये दे रहा है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिलीप बिल्डकॉन की तरफ से आ रहा है 1.25% के आसपास का। आशीष ने अपने पोर्टफोलियो में बासफ को ऐड किया है, करीब 3155 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। 2780 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। करीब करीब 2874 रुपए के आसपास का मौजूदा स्तर यहां देखने को मिल रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न, विभोर करीब 12.25% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, समित का रिटर्न थोड़ा और घटा, 3% का रिटर्न रह गया है, और आशीष का रिटर्न 4.5% के आसपास फिलहाल देखने को मिला। लेकिन अभी दो कॉल्स का स्कोप है। एक कॉल का स्कोप है विभोर के पास और एक कॉल का स्कोप है आशीष के पास, जो कि वो फर्दर एडिशन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मार्केट्स मूव करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विभोर, आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर तमाम शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें देने के लिए। मार्केट्स डे लो पर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट।